संविधान निर्माण परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है, किस लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका की लोगों ने किस तरह अपने संविधान का निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। नेल्सन मंडेला। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने ही कैसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबका समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। नेल्सन मंडेला का कथन, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली सरकार शासन का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले Native Indians and colors, if you enter these premises at night, you will listed as missing. Armed guarded shoot outside. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. South Africa history online. रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिसमें से तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इन साइन बोर्ड पर लिखा था, खतरा देसी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले। अगर तुम रात में इस परिसर में घुस तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देगा और जंगली कुत्ते लाश को नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबबेन द्वीप में कैद रखा गया। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीकी पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासक को अपने हाथ में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनकी 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था।
श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सब को छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाटक गृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इन्हें पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इसके भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालों आयोजित किए। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों के रंग भेदों की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरू सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच by land, this bathing area is the reserved for the sole use to members of the white race group। स्टैंड डरबन के लिए दिया गया है। खुद करें, खुद सीखें। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाएं। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसकी कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा कर लें। स्टैंड डरबन के लिए दे रखा है, राइड प्रेसाइड इज द इन गेस ओलोज आर्टिकल 37 वैंडाइज डर्बनाइज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग अनिटेक वियर डाई अल्टिसन ग्रीस वन लीड यान द ब्लैंड ब्रेसेज इंड्रोवा लेटिस्मिन अलग लैंग्वेज में है। एक नए संविधान की ओर ये दे रखा है कि डबरन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकी और जुलू भाषा में लिखी नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है, डबरन नगर डबरन समुद्र तट कानून के धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों के है। जॉन मेलविन, विकिपीडिया, GNU फ्री डॉक्यूमेंट लाइसेंस। एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपने नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। सब कैसे हुआ, आइए इस अवधारणा बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने।
ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्वक ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमानसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निहत्था हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता। आज उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? विकिपीडिया। जेएनयू प्री डॉक्यूमेंट लाइसेंस। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसे अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। इस संविधान में नागरिकों को जितना व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब हर समय के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्ताव ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ 30 देखें। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझ दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में ही ये बात समझे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता होता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। दे रखा है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप www.hww.government जा कर सकते हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं पर आधारित इन दोनों संघर्ष की समानताएं और असमानताएं बताएं। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध। नेतृत्व गांधी / मंडेला। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संघर्ष का तरीका। उपनिवेशवाद और का चरित्र। हमें संविधान की जरूरत क्यों? हमें एक संविधान की जरूरत क्यों और हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हित की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासक करने वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे
सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौता के रास्ते अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। वह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इस लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखते पढ़ते में ले लिया जाए, जिससे सभी लोग को पर उन्हें मानने को ही बाध्य रहें। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों से नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं करेगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश के अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। खुद करें खुशी का अपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं, उनसे उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगे और उसका अध्ययन करें। क्या उसके नियमित लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं? क्या वे बिना भेदभाव के सभी की सदस्यता देता है? यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातें पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने की क्या औचित्य था? संविधान लिखित नियमों का एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों को और सरकारों के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें संविधान की प्रमुख हैं। पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन करने वाले ही, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। भारतीय संविधान का निर्माण अफ्रीका की
ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिकों की हैसियत पाने जा रहे थे। देश के धर्म के आधार पर हुए कुछ बंटवारों की भी इसी का झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारे भारी बर्बादी और दहलाने का वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिस्सा में सीमा के दोनों तरफ कम लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देशी सियासत के शासन को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी सियासतों का विलय कर दें या स्वतंत्र हैं। इन सियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। खुद करें, खुद सीख, अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए। उनसे पूछिए कि क्या उनकी आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी कि और क्या क्या आदेश थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद संविधान निर्माण निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म गुजरात, अंतरिम सरकार में गृह और सूचना और प्रसारण मंत्री, वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 में जन्म, आंध्र प्रदेश कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरना अपने समाज और राजनीति को बदलाव और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों को सहमति कायम हो चुकी है। 1988 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसा कि 1935 में भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से पहले चली चिंतन और बहस ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों से सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक
मता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वे हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। संविधान सभा के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको भी संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश के दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गए। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की। अब्दुल कलाम आज़ाद 1888 से 1998 जन्म, सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्र का ज्ञाता, अरब के विद्वान, कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगवादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। टी कृष्णमाचारी 1899 से 1974 जन्म, तमिलनाडु प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963 जन्म, बिहार, संविधान सभा के अध्यक्ष, तत्कालीन वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। खुद करें खुद सीखें। अपने राज्य या इलाके में संविधान सभा में गए ऐसे सदस्यों का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। उस नेता की तस्वीर जुटाएं या उनके स्केच बनाएं। हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी, उसी तरह उनके बारे में भी ब्यौरा दें। यदि नाम, जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, जन्मस्थान, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण। संविधान सभा के बाद की भूमिका। पाकिस्तान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ना, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वहाँ कागज का टुकड़ा या किसी अन्य भी किताबों की तरह दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधि हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से वे इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक ही तरह की पवित्र और वैधता देता है। संविधान सभा का काम
काफ़ी व्यवस्थित और खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई, जिसे फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। दोनों हजारों से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुए। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हुए हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बातों को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझाया जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। जयपाल सिंह 1903 से 1970 जन्म, झारखंड, खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक HC मुखर्जी 1887 से 1956 जन्म, बंगाल संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल। जी. दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981 जन्म, आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष के उदाहरण दी। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों का विचारधारा भी अलग अलग थी। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ने भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस बार बारी बारी से गौर करें। सपने और वादे। ये महात्मा गांधी के बारे में दे रखा है। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसे भारत जिसमें लोगों को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर BR अम्बेडकर के मन में था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में उनका विचार दूसरों से अलग था। उन्होंने अक्सर गांधी की और नजरिए में कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतरिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। सपने वादे में दे सकते हैं। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची का एक बड़ा नाम न होने पर हैरान हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान सभा की अपेक्षा के बारे में लिखा था। बलदेव सिंह 1901 से 1961 में जन्म, हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा के पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा के कांग्रेसी द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। कन्हैयालाल
मणिलाल मुंशी 1887 से 1971 जन्म, गुजरात, वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 बंगाल अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपनी सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकराना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितना लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकराना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिरी में आइए हम 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। B.R. अम्बेडकर 1891 से 1966 जन्म, मध्य प्रदेश प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलन। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडियन के संस्थापक। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 जन्म, उत्तर प्रदेश अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर। बाद में भारत में प्रथम प्रधानमंत्री। वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें पूरी तरह। यह हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि की घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उससे लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रवस पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुई दुखों से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुके हैं। अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक शपथ में हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युगों की महानता आदमी की कामना हर आंखों से आंसू पोंछने की संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरे न हो, पर जब लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब हमारा काम खत्म नहीं होगा। सोमनाथ लेहड़ी 1901 से 1984 जन्म, पश्चिम बंगाल, लेखक, संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य। पहले दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें। पहचानिए कि कौन सा एक विचार इन तीनों उद्धरण में उपस्थित है। इन तीनों उद्धरण में इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे?
संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों ने स्वतंत्र संग्राम की प्रेरणा दी और उसके दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार है बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों अपने संयुक्त राज्य के हम लोग सभी अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुई अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले लोगों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौरों पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले ही विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानव अधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। ऐसे लोकतंत्रों और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें बराबर लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिकों को कानूनों से समान आरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। संविधान सभा। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक शब्द, महत्वपूर्ण शब्दों के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इससे भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। गणराज्य भारत का प्रमुख लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या खानदान का। भारतीय संविधान का उद्देश्य का इधर लोकतंत्रात्मक दे रखा है। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसके जवाबदेह बनते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म के आधार, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता,
नागरिक कैसे सोचें कि किसी तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं। समानता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुत्व। हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिकों को अपने से कमतर न माने। नोट। समाजवादी पंथनिश्चय शब्दों का 47 संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान उद्देश्य में जोड़ा गया। भारत का संविधान उद्देश्य। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल समाप्ति संवत 2006 विक्रम को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को आत्मसमर्पित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। इन सभी में जो विचार साझा हैं उनकी सूची बनाइए। इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें। तीनों में कौन सा प्रस्ताव अतीत और संकेत कराती है? इन प्रस्तावना में से कौन सी ईश्वर का आह्वान नहीं कराती? कहाँ पहुँचे, क्या समझे? संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शनों का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिस हम भारत का संविधान कहते हैं, इसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज, इसलिए समय समय पर इसे नए रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इस लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में ही हो रहे फिर बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र और अस्थायी और न बदले जा सकने वाले कानूनों के रूप में नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन्हीं बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं की बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा लगेगा कि फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों के कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकारों के लिए भी लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान में इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रस्तावों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इससे कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में भी चर्चा होगी। रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाला शासक व्यवस्था। धारा। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। अनुच्छेद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज में को चलाने वाला मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन। देश की सर्वोच्च विधायी संस्थाओं द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप। किसी कानूनी दस्तावेज का संविधान रूप। दर्शन। किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना। संविधान का वह पहला कथन
जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध।